Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. अच्छा जी, तो आज की इस लेक्चर की सीरीज़ में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एटम का जो बेसिस है कि कहाँ से एटम की डिस्कशन स्टार्ट हुई, हु वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया, इट वाज डेमोक्रिटस, और उसके बाद फिर जॉन डाल्टन आया। तो ये सारी डिटेल इसके ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो है ये लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप इस लेक्चर को सुने, उसके बाद जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की आपको ज़्यादा समझ आएगी। ओके, सो रदरफोर्ड ने बेसिकली एटम का एक मॉडल प्रेजेंट किया इन ऑर्डर टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और ये कब किया? इट वाज इन 1911 ही प्रेजेंटेड, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट्स के जो है रदरफोर्ड ने कुछ डेराइवेशन की, कुछ ऑब्जर्वेशन उसको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मिली और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने यहाँ से कंक्लूजन जो है वो डेराइव की, तो उन कंक्लूजन्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग इट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एंड द apparatus यूज्ड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सा apparatus यूज किया था? तो उसने एक स्क्रीन ली थी सबसे पहले, दिस इज नोन एज अ फोटोग्राफिक प्लेट, और ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, यानी चमकदार स्क्रीन थी। इफ सम रेज टचेस इट, सो इसमें ग्लो प्रोड्यूस होता था। सो ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, फोटोग्राफिक प्लेट थी, और जो कि बनी थी जिंक सल्फाइड से। सो दिस फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो प्लेट है ये इसने लगाई, और ये प्लेट जो है फोटोग्राफिक प्लेट, ये जिंक सल्फाइड से बनी हुई थी। अच्छा, इसके सामने इसने एक गोल्ड फॉयल को लिया जो कि इंतहाई जो है वो पतला था, दैट इज बेसिकली 0.0004 सेंटीमीटर। इतना पतला इसने एक गोल्ड फॉयल लिया, यानी एक गोल्ड प्लेट जो है वो उसने ली। सो गोल्ड प्लेट इंतहाई पतला था, दैट इज 0.004 सेंटीमीटर। ओके, अब द क्वेश्चन इज के गोल्ड फॉइल को क्यों लिया, इसको भी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द गोल्ड फॉइल, इसने जो सोर्स लिया, जो एटम चूज किया, दैट वाज बेसिकली अ पोलोनियम मेटल। एक एटम था पोलोनियम का, उसको इसने लिया। और पोलोनियम को चूज क्यों किया? बिकॉज पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से उनसे एनर्जी रिलीज होती है। सो इट मींस कि ये जो पोलोनियम एटम है ये रेडियो एक्टिव है, इससे रेज निकलेंगी, इससे रेडिएशंस निकलेंगी। अब ये रेडिएशंस चारों डायरेक्शन में निकलेंगी, तो इनको एक डायरेक्शन में फोकस करने के लिए इसने इस पोलोनियम एटम को क्या किया, एक बॉक्स के अंदर जो है वो क्लोज कर दिया, और उस बॉक्स को सिर्फ एक साइड से ही जो है वो ओपन रखा, ताकि जितनी की रेज है वो तमाम की तमाम एक डायरेक्शन पे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके हिट करें। नाउ दैट पोलोनियम एटम इज बेसिकली एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वो होता है जिसका हीलियम की तरह जो है वो एटम होता है, जिसमें हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो अल्फा पार्टिकल आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस व्हिच इज हैविंग अ डबल पॉजिटिव चार्ज, लाइक जिसका न्यूक्लियस जो है वो हीलियम की तरह हो, उसमें जो है वो दो प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हो। सो ये एक अल्फा पार्टिकल है पोलोनियम, और ये रेडियो एक्टिव है, इससे रेज निकलेंगी। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका ख्याल ये था कि इसने ये गोल्ड फॉइल लिया था। अब गोल्ड फॉइल लेने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास गोल्ड के एटम्स होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रिटस एंड जॉन डाल्टन, जो इन्होंने एटम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल, इट मींस कि ये तमाम के तमाम इधर जितने भी एटम्स होंगे वो तमाम के तमाम खाली होंगे, और ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट अवे पास हो जाएंगी और इस फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करेंगी। अब इसके जहन में ये व्यू था, बिकॉज डेमोक्रिटस और जॉन डाल्टन ने बताया था कि जितने भी एटम हैं वो तमाम के तमाम इनडिविजिबल है। और ये गोल्ड एटम क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी प्योर सब्सटेंस, तो इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस नहीं थे कि जहन में आए कि कोई इम्प्योरिटी की वजह से रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है।
सो इसने गोल्ड को चूज किया बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी प्योर सब्सटेंस। अब इसका ख्याल ये था कि जब रेज स्ट्राइक करेंगी, यहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो गोल्ड फॉयल को जब हिट करेंगी, तो चूंकि अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस एंड जॉन डाल्टन ने जो एटम का कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम इज एम्प्टी, एटम इज इनडिविजिबल, एटम के अंदर मजीद कुछ भी मौजूद नहीं है, तो चाहिए ये था कि जितने के जितने रेज हैं वो तमाम स्ट्रेट पास होके यहां पे हिट करें। इसने ली थी तकरीबन 20,000 एस्टिमेटेड रेज थी। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम कि 19,990 रेज जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी जिस तरह से उसने सोचा था, बिकॉज एटम वाज एम्प्टी। लेकिन फॉर हिज सरप्राइज उसने देखा कि कुछ रेज जो हैं दैट वर डिफ्लेक्टेड एट क्वाइट अ लार्जर एंगल, और कुछ रेज, दो रेज जो थी दैट वर एग्जैक्टली बाउंस्ड बैक। अब यहां से इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई और इसने कंक्लूजन भी फिर दी कि ये क्यों जो है 8 रेज डिफ्लेक्ट हुई है, क्यों 2 रेज जो है वो बाउंस्ड बैक हुई है। तो इधर से इसने फिर जो है वो प्रेडिक्ट किया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर एक सेंटर पोर्शन है जो कि एटम के मुकाबले में इंतहाई छोटा है, और उस सेंटर पोर्शन में एक सेम चार्ज मौजूद है एज दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चार्ज। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह का सेम चार्ज एटम के सेंटर में मौजूद है। तो जब सेम चार्जेस सेम चार्ज के ऊपर हिट करेगा, सो एज वी नो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, यहां से पता चला कि एटम खाली नहीं है, बल्कि एटम के अंदर एक सेंटर पोर्शन है और जहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है। नाउ 8 रेज डिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि जो रेज करीब करीब जाती थी तो वो भी हमारे पास रिपेल करता था, क्योंकि ये डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये हैवियर पार्टिकल है, सो इस वजह से ये डिफ्लेक्ट होती थी एट अ लार्जर एंगल। और ये 19,990 रेज फिर पास कैसे हो गई? सो इट वाज बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली है, तो ज्यादातर जो रेज थी वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती थी, दैट इज 19,990। तो यहां से इसने ऑब्जर्वेशन की और यहां से इसने ये 3 पॉइंट्स दिए। जरा देखते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड बम्बार्डेड एन अल्फा पार्टिकल जो कि पोलोनियम एटम था ऑन अ गोल्ड फॉइल, एंड रीजन भी मैंने बता दी कि क्यों गोल्ड फॉइल लिया, बिकॉज इट इज अ प्योर सब्सटेंस, एंड ही ऑब्जर्व्ड that most of the alpha particle 19,990 pass straight from the gold foil without any deflection. ड्यूरिंग इस एक्सपेरिमेंट उसने देखा कि जो ज्यादातर जो रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई हैं। द सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक। दो पार्टिकल्स ऐसे थे, दो रेज ऐसे थी जिसने इसने देखा कि वो हमारे पास क्या हो रही हैं, हमारे पास बाउंस्ड बैक हो रही हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज 8 ऑफ द रेज, 8 जो रेडिएशंस थी, दे वर डिफ्लेक्टेड एट क्वाइट अ लार्जर एंगल। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि जिसमें 19,990 रेज स्ट्रेट पास हो गई, इस पे इसकी अलग कंक्लूजन है। ये 2 रेस क्यों डिफ्लेक्ट हुई, इस पे इसकी अलग कंक्लूजन थी। और ये 8 रेस क्यों डिफ्लेक्ट हुई एट अ लार्जर एंगल, सो इस पे इसकी अलग कंक्लूजन। तो ये इसने इस एक्सपेरिमेंट से पॉइंट्स को डिराइव किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या कंक्लूजन्स हैं, क्यों ये 19,990 रेस स्ट्रेट पास हो रही हैं, इसके ऊपर इसने अपना कंक्लूजन पॉइंट क्या दिया। सो लेट्स सी। आप लोग इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब जरा हम इसके कंक्लूजन वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्यों जो है हमारे पास 19,990 रेज स्ट्रेट पास हो गई, क्यों 2 रेज डिफ्लेक्ट हो गई, इसका क्या मतलब था। तो जरा कंक्लूजन को देखते हैं। सो कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, इससे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसको आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं, इसको आप मेन पॉइंट भी कह सकते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास, उसको अब डिस्कस करते हैं। सो पहला जो पॉइंट है वो है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty। सो पहला पॉइंट इसको क्या मिला कि ये क्यों 19,990 रे स्ट्रेट पास होगी। इट इज बिकॉज के ज्यादातर जो हिस्सा है वो एटम का वो खाली है, वहां पे कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। क्लियर। द सेकेंड पॉइंट, in the center of an atom there is a positive charge particle present which repel the same charge present on अल्फा पार्टिकल। सो पता चला कि भाई एटम के सेंटर में एक सेम चार्ज मौजूद है जो कि क्या कर रहा है, जो कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है उसको रिपेल कर रहा है। बिकॉज दोनों के सेम चार्जेस हैं, इसी वजह से रिपल्जन होगी कि जब सेम चार्ज को स्ट्राइक करेगा सो दे विल रिपेल ईच अदर। नाउ दो चार्जेस, दो रेज क्यों बाउंस बैक हुए, ज्यादा क्यों बाउंस बैक नहीं हुए? 19,990 में से ज्यादा रेज क्यों जो है वो हमारे पास बाउंस्ड बैक नहीं हुए? तो इससे इसने कंक्लूड किया कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो एटम का सेंटर पोर्शन है, जो न्यूक्लियस है, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is very small as compared to that of an atom। एटम के साइज के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंतहाई छोटा है, तो कम रेज, कम पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर ये साइज बड़ा होता तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह पे मौजूद होते तो ज्यादा रेज डिफ्लेक्ट होती। चूंकि ये साइज बहुत छोटा है न्यूक्लियस का एटम के मुकाबले में, इस वजह से कम रेज हमारे पास बाउंस्ड बैक हो रही है। क्लियर। एंड द फोर्थ पॉइंट, सम रेज वर डिफ्लेक्टेड at a larger angle। और ये क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ दी, क्या है कि ये हैवियर पार्टिकल हैं तो जो करीब करीब गुजर रहे थे, सो दे वर डिफ्लेक्टेड एट अ लार्जर एंगल। सो दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड हिज ऑब्जर्वेशन एंड हिज मेन पॉइंट्स। अब जब इसने ये सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो इसको एटम का एक स्केच मिल गया और इसी से इसने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट किया। और वो मॉडल जो था वो उसने कंपेयर किया विद दैट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो इसने अपने एटॉमिक मॉडल को लोगों को समझाने के लिए उनको बताया कि एटम को समझने के लिए आप लोगों को सोलर सिस्टम को समझना होगा। जिस तरह सोलर सिस्टम में सन दरमियान में होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह इसने बताया कि न्यूक्लियस दरमियान में है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो काफी इतराजात आए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं रदरफोर्ड की। इन पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिमिटेशन और द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी गलतियां थीं या वो कौन से पॉइंट्स थे जिनको रदरफोर्ड ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसके बाद जो है वो नील बोहर आया, नील बोहर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स को स्टडी करेंगे।